Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Catford and translation shifts, and the reference book is Introducing Translation Studies, Theories and Application by Jeremy Bunday. And this is chapter 4. The name of the chapter is Judging Translation, Product and Process. Catford and translation shift. The full name of Catford, जॉन केनिसन कैटफोर्ड जो 1917 में पैदा हुए और 2009 में जो है उनकी डेथ हुई। ये एक स्कॉटिश लिंग्विस्ट थे और दुनिया भर में इन्होंने फोनेटिक्स सिखाई। वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफ़ी हद तक उसको फैलाया। The term translation shift was originated in Catford's linguistic theory of translation 1965, where he devotes a chapter to the subject. अभी जो टर्म है हमारे पास ट्रांसलेशन शिफ्ट, ये हमारे पास कहाँ से आती है? कैटफोर्ड ने एक ट्रांसलेशन थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की थी 1965 में, जिसका नाम था लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन। अपने इस वर्क में कैटफोर्ड ने ये टर्म जो हम ट्रांसलेशन शिफ्ट ले रहे हैं, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, कैटफोर्ड ने उसे ट्रांसलेशन शिफ्ट का नाम दिया है। तो ये उन्होंने अपने एक वर्क में डिस्कस किया था, वहाँ से हमारे पास ये टर्म हमारे पास आती है। फर्दर कैटफोर्ड जो है वो कंपैरिजन करती हैं। कैटफोर्ड मेक्स एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस and textual equivalence which was later to be developed by Collier. कैटफोर्ड जो है वो डिस्टिंग करते हैं, कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है और टेक्सचुअल एनालिसिस क्या होती है। ट्रांसलेशन हमारे पास फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंट है जो लिटरल होगी, जो हम वर्ड कैटेगरी लेवल उसके अकॉर्डिंग ही एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। एंड टेक्सचुअल इक्विवेलेंट हमारे पास वो ट्रांसलेशन होगी जिसमें सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखा जाता है, जिसमें आप पैराफ्रेज करते हैं। पहले हमारे पास आती है फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंट इज एनी टारगेट लैंग्वेज कैटेगरी, unit, class, element of structure, etc., which can be said to occupy as nearly as possible the same place in the economy of the target language as the given source language category occupies in the source language. तो यहाँ पे फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंट से मुराद जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल ट्रांसलेशन है, जिसमें जो टारगेट लैंग्वेज की कैटेगरी होती है, क्लास, एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर मीन सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन है, प्रोनाउन है, जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब है, उसको एज इट इज़ एक लैंग्वेज का जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब है उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं नियरली पॉसिबल। ठीक है, सेम प्लेस में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। ठीक है, सोर्स लैंग्वेज में जो उसके इक्विवेलेंट वर्ड होंगे बिना चेंज किए, बिना उसका जो है इधर से उधर किए आप जो है वो ट्रांसलेट कर देंगे। तो ये हमारे पास होगी फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंट। एंड टेक्सचुअल इक्विवेलेंट is any target language text portion of text which is observed on a particular occasion to be the equivalent of a given source language. तो टेक्सचुअल इक्विवेलेंट जो है हमारे पास वो हमारे पास ट्रांसलेशन होगी जो टेक्स्ट के इक्विवेलेंट जो है वो वर्ड्स बनेंगे। इक्विवेलेंट जो उसके हमाइनी वर्ड्स होंगे टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट में। ठीक है, सोर्स लैंग्वेज में जो सोर्स लैंग्वेज से जो भी वर्ड्स उठा के हम टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो ये फ्री ट्रांसलेशन होगी। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किसी भी तरीके से आप अपने वर्ड्स में, आपने कोई ओकेजन बताना है, किसी वर्ड्स को किसी इवेंट को, ठीक है, अपने वर्ड्स में बताना है, तो इट इज़ अप टू यू, आप जैसे मर्जी उसको जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। आपकी होगी टेक्सचुअल इक्विवेलेंट और टेक्सचुअल ट्रांसलेशन। अब यहाँ हमारे पास जो है कैटफोर्ड्स जो शिफ्ट की बात करते हैं, ट्रांसलेशन शिफ्ट की बात करती हैं, वो कहते हैं कि दो तरह की हैं। एक हमारे पास शिफ्ट ऑफ लेवल है और दूसरा हमारे पास शिफ्ट ऑफ कैटेगरी। शिफ्ट ऑफ कैटेगरी है, शिफ्ट ऑफ कैटेगरी को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है शिफ्ट ऑफ लेवल। इट वुड बी समथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड बाय ग्रामर इन वन लैंग्वेज एंड लिक्सिस इन अदर लैंग्वेज। अब हमारे पास जो शिफ्ट ऑफ लेवल है
उसकी जो एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखिए ये फ्रेंच है, फ्रेंच के अंदर जो है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एली इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर शी इज़ इंटेलिजेंट। अभी फ्रेंच तो जो है वो हमें नहीं आती, हम सिर्फ उसका सेंटेंस देख सकते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर फ्रेंच में इंटेलिजेंट में ई यूज़ हो रहा है, ठीक है। इनकी जो लेक्सिकल आइटम्स है, जो डिक्शनरी आइटम्स हैं, उसमें इंटेलिजेंट में ई आता है, और बाकी इसके लिए वो ये वर्ड यूज़ करती हैं या फिर ये करती है, या फिर ये जो है शी के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो लेक्सिस डिफरेंट है, तो एक लैंग्वेज की ग्रामर, ठीक है, दूसरे में लेक्सिस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास शिफ्ट ऑफ लेवल जो है वो लेवल जो है वो शिफ्ट कर जाता है, यानी कि हमारे जो लेक्सिस आइटम्स हैं, जो हमारे लेक्सिकल वर्ड्स हैं, वो हमारे दूसरी लैंग्वेज में जो है वो चेंज होंगे। शिफ्ट ऑफ कैटेगरी, most of Catford's analysis is given over to category. These are subdivided into 4 kinds. अब जो ज़्यादातर कैटफोर्ड का एनालिसिस है वो शिफ्ट ऑफ कैटेगरी की को लेकर है, और इसको फर्दर 4 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। शिफ्ट ऑफ कैटेगरी, स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्लास शिफ्ट, यूनिट शिफ्ट, इंट्रा सिस्टम शिफ्ट। Structural shift, this is the most common form of shift and this shift is involved in grammatical structure. अब ये सबसे कॉमन जो है वो स्ट्रक्चर है, सबसे कॉमन शिफ्ट है। आप ये देखें, इसकी एग्जांपल जो है वो आप उर्दू की सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ही गोज़ टू स्कूल। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन यही अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाएगा। वो स्कूल जाता है, इसमें जो है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। और सेम लाइक यहाँ पर एग्जांपल देखें, आई लाइक जैज इन इंग्लिश, जैम ली जैज इन फ्रेंच। अब ये जो है वो ये देखें स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है तीनों लैंग्वेजेस का। इंग्लिश का डिफरेंट है, फ्रेंच का डिफरेंट है, स्पेनिश का डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास हो सकता है कि ये हमारे पास जो है वो वर्ब हो, या ये हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट हो, और ये फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट कर गया, जब हमने ट्रांसलेट किया तो शिफ्ट कर गया। सेकंड हमारे पास आता है क्लास शिफ्ट। These comprise shift from one part of speech to another. अब इसमें जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ जो है वो मूव कर जाना है, कि एक लैंग्वेज में वो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में, उसको एडवर्ब के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दी है कैटफोर्ड ने। एन एग्जांपल गिवन बाय कैटफोर्ड इज द इंग्लिश अ मेडिकल स्टूडेंट एंड द फ्रेंच अन एट्यूडेंट एंड मेडिसन। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव का यूज़ किया है, और फ्रेंच में इस क्वालिटी को जो है वो बयान करने के लिए एडवर्ब का यूज़ किया, एडवर्ब फ्रेज का यूज़ किया है। तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में क्या हुआ कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो चेंज हो गया। ये हमारे पास होगा क्लास शिफ्ट। Unit shift or rank shift. These are shifts where the translation equivalent in the target language is at a different rank to the source language. अब ये जो है वो शिफ्ट है जहाँ पे ट्रांसलेशन जो है where the translation equivalent in the target language is at different rank, के जो है वो रैंक जो है वो चेंज हो जाता है, डिफरेंट जो है हो जाता है। अभी इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पे रैंक जो है वो रेफर करता है लिंग्विस्टिक यूनिट्स को, क्लॉजेस को, ग्रुप्स को, वर्ड्स को और मॉर्फीम्स को, कि एक वर्ड या ग्रुप या फ्रेज जो है वो स्पेसिफिक जो है वो सिचुएशन के लिए यूज़ की जा रही है, और यहाँ पर जब उस लैंग्वेज में टारगेट लैंग्वेज में जाएंगे तो वो फ्रेज जो है वो कोई और मीनिंग दे रहा होगा। तो इस तरह से यूनिट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास आ जाता है इंट्रा सिस्टम शिफ्ट। These are shifts that take place when the source language and target language possesses approximately corresponding system, but where the translation involves selection of a non-corresponding term in the target language system. की भी आपको जो है वो एग्जांपल जो है वो देखेंगे
कि इंट्रा सिस्टम शिफ्ट ये होता है कि हर लैंग्वेज का एक अपना सिस्टम होता है, हर लैंग्वेज का एक अपना पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम जो है वो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करती हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हर लैंग्वेज में मौजूद हैं। वे देखें, एग्जाम्पल गिवन बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश आर नंबर एंड आर्टिकल सिस्टम। ठीक है, यहाँ इंग्लिश और फ्रेंच में जो है वो नंबर्स और आर्टिकल सिस्टम को दिया गया है, जहाँ पे सिमिलर सिस्टम जो है वो ऑपरेट करती हैं दोनों लैंग्वेजेस में। अच्छा, ज़्यादातर इनमें कम्युनिकेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी हम जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे कि एडवाइस जो इंग्लिश में सिंगुलर है, इस वर्ड को हम एज ए सिंगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेंच में जो है ये वर्ड प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंच में ये प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह फ्रेंच का जो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, वो इंग्लिश में इंडेफिनेट आर्टिकल है। जैसे यहाँ पे ही हैज़ अ ब्रोकन लेग, तो यहाँ पे फ्रेंच का ये डेफिनेट है और हमारा जो है वो इंडेफिनेट है। तो इस तरह जो है ना, हर सिस्टम का, हर लैंग्वेज का अपना एक सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग कि कौन से जो है वो आर्टिकल्स कहाँ यूज़ करने हैं, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ यूज़ करनी है। At the end, to conclude, despite the steps taken by Catford to consider the communicative function of the source language item and despite the basis of his terminology being founded on a functional approach to language, the main criticism of Catford's book is that his examples are almost all idealized, invented, and not taken from actual translations and decontextualized. अभी देखें, जो है वो इसके बावजूद कि कैटफोर्ड ने जो है वो कंसीडर किया कम्युनिकेटिव फंक्शन को सोर्स लैंग्वेज के, इसके बावजूद कि उसने वो जो है वो टर्म कॉइन की, उसने फंक्शनल अप्रोचेस जो है वो लैंग्वेज को लेके उस पर काम किया, उसके बावजूद ये कैटफोर्ड को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उसने जो अपनी बुक में एग्जांपल्स दिए हैं वो बहुत ज़्यादा आइडियलाइज्ड हैं, यानी कि हकीकत पर बेस्ड नहीं है, उसने इन्वेंट की हैं, ठीक है, किसी प्रैक्टिकल जो है वो लाइफ से नहीं ली, एक्चुअल सिचुएशन पे बेस्ड नहीं है और कोई उनका जो है वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। He does not look at whole text nor even above the level of the sentence. उसने जो है वो होल टेक्स्ट को नहीं देखा, ठीक है, नॉर इवन अबव द लेवल ऑफ द सेंटेंस, ना कि उसने सेंटेंस का जो मतलब एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है ना, उसको भी उसने जो है वो एनालाइज नहीं किया, जस्ट उसने अपनी ख्याली बातें की।